उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम है हमारे पास चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने लार्जली आपके साथ डिस्कस करा है सेक्शन 9। इसके अंदर मैंने सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो आरसीएम का है, आरसीएम ऑन सर्विसेज, उसको मैंने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करा। और मैंने आपको बार बार ये कहा कि जो आरसीएम ऑन सर्विसेज है उसको मैं एग्जम्पशंस के चैप्टर में जाकर डिस्कस करूंगा। जब मैं आपको एग्जम्पशंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ लिंक करके बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। और मैंने ऐसा ही करा, मैं आज भी ऐसे ही करूंगा। जो भी आरसीएम ऑन सर्विसेज के ऊपर अमेंडमेंट्स हैं उसका डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा चार्जेबिलिटी में, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ एग्जामिशन के चैप्टर में ही करने वाला हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग चार्जेबिलिटी की बात करते हैं, सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5) तीनों सेक्शंस मैंने आपको करवाए हैं उसके अंदर। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आरसीएम है वो गुड्स के ऊपर भी होता है, सर्विसेज के ऊपर भी होता है। जो आरसीएम सर्विसेज का है वो तो एग्जामिशन में डिस्कस कर दिया था मैंने आपके साथ, लेकिन जो आरसीएम गुड्स का है उसका डिस्कशन मैंने चार्जेबिलिटी के चैप्टर में ही किया था। और साथ साथ में ये बताया था कि ये सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए के सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो चार्जेबिलिटी के चैप्टर में हम लोगों ने गुड्स का आरसीएम किया था उसी के बारे में डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, पर उसको लिखने से पहले आप पहले यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा, नॉट इन सिलेबस ऑफ सीए, लिख लेना ये बात, नॉट इन सिलेबस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सीएस और सीएमए के सिलेबस का पार्ट है। और हाँ, एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स बीकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीकॉम के लिए जिन्होंने मेरे से क्लासेस परचेज करी हैं, आप लोगों को भी बता देता हूँ, आपके सिलेबस में भी आरसीएम ऑन गुड्स है। सिर्फ सीए के सिलेबस में नहीं है, बाकी सबके सिलेबस में है आरसीएम ऑन गुड्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये अमेंडमेंट्स इक्वली एप्लीकेबल हैं अगर आपने मेरे से क्लासेस पहले परचेज करनी है तो, और अगर आप एग्ज़ाम अब दे रहे हैं किसी भी रीज़न से। अच्छा, आरसीएम ऑन गुड्स में कहाँ कहाँ पे, गुड्स के केस में कहाँ कहाँ पे आरसीएम है, सारी बातें दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। कैश्यू नट्स वाला मैंने आपको बता दिया था, जो छिलके के साथ काजू आता है उसके बारे में बात करें, पिंक कलर की लेयर होती है जिसके ऊपर, और उसके साथ साथ में वो तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने के काम आती हैं। देन टोबैको लीव्स के बारे में बात करी थी। और यहीं पे अमेंडमेंट आया, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मैं एक चीज़ इसमें आपको ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि मेरे इस पूरे हैंडआउट के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको ये रेड कलर की मार्किंग दिख रही है ना, ये अमेंडेड पोर्शन है, या तो ये नया आया है या पुराने को ही इन्होंने नया कर दिया या इसके अंदर कुछ चेंज हुआ। तो रेड कलर विल रिप्रेजेंट द लेटेस्ट चेंज या लेटेस्ट अमेंडमेंट, और जहाँ पे रेड कलर नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, वो आपका फिर जो पुराना कंटेंट है वही चलता आ रहा है। तो अगर हम लोग आरसीएम ऑन गुड्स की बात करें तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया आरसीएम ऑन गुड्स के केस में, और इन्होंने कहा कि सब जो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ऑयल का मतलब तेल, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो कि हम लोग ऑयल्स निकाल रहे हैं पेपरमिंट में से। अब पेपरमिंट को मैंने हिंदी में भी लिख के बता दिया आपको, पुदीना, तो पुदीने का ऑयल, पुदीने का तेल, और जिसका नाम होता है मेंटा पापरिटिया, एंड देन कुछ और मिंट्स हैं, कुछ और मिंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास आता है स्पेरामिंट ऑयल, वाटर मिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, बर्गा मिंट ऑयल। ये सारे बेसिकली जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा क्या हुआ है। तो मैंने फिर गूगल के ऊपर जब इनका सर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं पुदीना या पुदीने से रिलेटेड ही ये सारे ऑयल्स हैं। तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि पुदीने का ऑयल जो है उसके ऊपर इन्होंने आरसीएम के प्रोविजंस लगा दिए हैं, और कौन कौन से ऑयल हैं, उसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं, उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने नाम आपको पढ़ के बताया, आपको तो ये याद नहीं करने हैं। स्टिल स्पेयरमिंट ऑयल मैंने कहा, वाटरमिंट ऑयल है, हॉर्समिंट ऑयल है, बर्गामिंट ऑयल है, मेंथा है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं, इन केस में आरसीएम अप्लाई करा है इन्होंने।
और आरसीएम के केस में इन्होंने कहा कि जो बेचने वाला है, जो सप्लायर है, वो सप्लायर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अलावा बाकी जो गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने कैशू नट की बात करी, काजू की बात करी हमने, या फिर जो तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने के लिए यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने बात करी, टोबैको लीव्स के बारे में हम लोग बात करी, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर है, उसको सप्लायर माना गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पेपरमिंट के बारे में बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो रिसीवर है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, और आरसीएम लगने से इस रजिस्टर्ड पर्सन को उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। तो एक बदलाव जो कि आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर है, समथिंग विच आई सीरियसली बिलीव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसे स्किप करना चाहेंगे तो स्किप कर दीजिएगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैंने बाकी के जो और गुड्स हैं उन सब के बारे में लिख के दिया हुआ है। सिल्क यार्न है, रॉ कॉटन है, लॉटरी टिकट्स के बारे में बात करते हैं, यूज्ड व्हीकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन इनके बारे में डिस्कशंस ऑलरेडी क्लास के अंदर मैंने आप सबके साथ किया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो मैंने अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे जो आपको अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से मिला है, तो रजिस्ट्रेशन को इन्होंने बहुत बाद में डिस्कस किया हुआ है। जनरली जो जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग हमेशा ना चीज़ों को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 7 सप्लाई का वो पहले डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 जो वो है मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का, उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी में आ जाएंगे। सेक्शन 10 जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का, वहाँ चले जाएंगे। सेक्शन 11 जहाँ पे एग्जम्पशंस की बात आती है वहाँ पे आ जाएंगे, फॉलोड बाय 12, एंड देन 13 में आ जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई पे। तो ये लोग हमेशा जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, बट आई सीरियसली बिलीव इस की सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, सेक्शंस का सीक्वेंस ऐसे फॉलो नहीं होना चाहिए, रादर वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में जो सबसे पहला कदम किसी को भी उठाना पड़ता है वो है रजिस्ट्रेशन का। इसी वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पहले डिस्कस करा है, बिफोर आई स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ सप्लाई, बिफोर आई स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ लेट अस से एग्जम्पशंस, मैंने रजिस्ट्रेशन आपके साथ पहले डिस्कस करा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हम लोगों ने सारे सेक्शंस को कवर करा, तो चाहे वो सेक्शन 22 है, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और क्लास के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया कि वाई डू वी हैव दीज लिमिट्स ऑफ 10, 20, 40। उसके पीछे मेन कारण ये है कि जब जुलाई 2017 से पहले कि अगर हम लोग कानून देखें तो वहाँ पर जो लोकल सेल्स टैक्स था, अलग अलग स्टेट्स जो फॉलो करते थे, वहाँ पे ये लिमिट चल रही थी। प्राइमरली ज़्यादातर जो लोकल सेल्स टैक्स में लिमिट थी वो 40 लाख की थी। दिल्ली जैसी कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे 50 लाख की लिमिट थी, एंड सो ऑन। तो वहीं से इस कंसेप्ट को इन्होंने यहाँ पे जीएसटी के अंदर कैरी ऑन करा। तो ये सारी बातें क्लास में बताई। फिर सेक्शन 24 मैंने आपको बताया जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे किसी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। जैसे सेक्शन 24 में सीटीपी की बात करते हैं, एनआरटीपी के बारे में बात करते हैं, कोई रिवर्स चार्ज के ऊपर अगर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और फिर आता है हमारे पास एक और सेक्शन जो कि है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, जो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस बहुत डिटेल में इन डेप्थ विद और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके साथ क्लास में डिस्कस करे हुए हैं मैंने। नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट, रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस के बारे में रूल्स बने हुए हैं, जीएसटी के रूल्स बने हुए हैं। रूल नंबर 8, 9, 10, 10A, 10B ऐसे करके बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ नए रूल्स भी आए हैं। नाउ उसके अंदर जो पहला रूल है वो है रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 1, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको जब कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एक फॉर्म यूज़ करना होगा REG 01। हालांकि इसका पूरा नाम है
GST-REG01, तो मैं सिर्फ REG01 बोल रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन का REG01 है, जिसके अंदर आपको याद है बहुत अच्छे से दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर पहले आपको 4 इंफॉर्मेशन देनी होती थी। जब वो 4 इंफॉर्मेशन आपने दे दी, वो वेरीफाई हो गई, तो आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता था, TRN, जिसको यूज करके आप उसके बाद पार्ट बी अपना फिलअप करते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते थे। नाउ जो बदलाव हुआ वो REG01 का जो पार्ट ए है, इसके अंदर बदलाव हो गया। और अब इन्होंने ये कहा कि साहब जब कभी भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, क्योंकि सेक्शन 22 के हिसाब से आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है। 10, 20, 40 डिपेंड करेगा कि आप सर्विसेज दे रहे हैं या आप गुड्स बेच रहे हैं, और फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी में हैं। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है और गुड्स है या सर्विसेज है, ये ध्यान में रखते हुए आपको सेक्शन 22 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 22 के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर वो लिमिट क्रॉस कर जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 6। लेकिन अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 लाख की लिमिट क्रॉस करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये बात सेक्शन 22 कहता है। 24 के अंदर कुछ सिचुएशन जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25(3) के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप अपना पार्ट ए ऑफ REG01 फिलअप करेंगे, जिसके अंदर पहले आपको 4 इंफॉर्मेशन देनी होती थी। कौन कौन सी 4? आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताना होता था, आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस बताना होता था, और फिर आप अपना स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताया करते थे। अब इन्होंने बदलाव ये कर दिया कि नए कंसेप्ट में अमेंडमेंट के बाद आपको 4 चीज़ें नहीं देनी, आपको सिर्फ 2 चीज़ें पार्ट ए के अंदर बतानी है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक, आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना, ख़त्म कर दिया इन्होंने, ओमिटेड है। और दूसरा, आपने अपना ईमेल एड्रेस नहीं बताना। क्यों भाई, क्यों नहीं बताना, क्या कारण इसके पीछे? कारण बड़ा आसान है। कारण जो है वो इनकम टैक्स में से लिंक करके लेके आते हैं। और जरा आप इनकम टैक्स में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में इन्हीं नोट्स के बिल्कुल लास्ट में इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको ध्यान है, इनकम टैक्स में हम लोग बार बार बात कर रहे थे, सेक्शन 139AA में आपको अपना पैन को आधार के साथ लिंक करना है, और उससे रिलेटेड नया रूल 114(AAA भी आ गया। मैं इसका डिस्कशन लास्ट में करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आपको अपने पैन को आधार के साथ लिंक करना है, कंपलसरी है, और ये लिंकिंग 30 जून 2023 तक हो जानी चाहिए थी। और अगर 30 जून 2023 तक ये लिंकिंग नहीं हुई है तो उसके बाद जब कभी भी आप लिंकिंग करने का सोचेंगे तो 1000 रुपये का आपके ऊपर लेट फीस, पेनल्टी, फाइन, जो मर्जी आप कह लीजिए, वो लगेगा। नाउ भारत सरकार की सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि जब आधार और पैन लिंक हो गया है, तो आधार नंबर के साथ में तो लोगों ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, और साथ साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है। और जिनका नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, जिनका नहीं है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आधार के साथ लिंक्ड, तो प्लीज़ आप उसे लिंकिंग कर लें। बहुत सारे केसेस में आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पंजाबी में बोलते हैं बड़ा सौखा हो जाएगा, तो सब कुछ बड़ा सौखा हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप अपना आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर के साथ में, अगर आधार नंबर में अपना मोबाइल नंबर ऐड ऑन करवा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब वो क्या बेनिफिट्स हैं वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारी भारत सरकार ने ये समझा, ये देखा कि आधार को हमने पैन के साथ लिंक कर दिया, और आधार के अंदर ईमेल एड्रेस भी होता है और साथ साथ में मोबाइल नंबर भी होता है। तो दैट वे अगर आप देखें तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पैन के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो जब हम लोग पैन ये अपना रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अलग से मोबाइल नंबर और अलग से ईमेल एड्रेस लेने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगते हैं
तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि लोग कोई और ही मोबाइल नंबर, कोई और ही ईमेल एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन जीएसटी का बड़ा पुराना है, मतलब आप ये मान लें कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद विद इन 1 वीक मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था अंडर जीएसटी। उस टाइम पे जहाँ मैं आज भी और उस टाइम की भी बात करता हूँ, आज भी और पहले भी मेरे जो सारे अकाउंट्स थे वो मैं खुद मैनेज नहीं करता, इन द सेंस कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, ये सारे काम मैं अपने खुद नहीं करता। कंप्लायंसेस का काम है, मैं अपने आप को कंप्लायंसेस से दूर रखता हूँ। तो एक मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं यहाँ पे दिल्ली में, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, आप मान कर चलिए कोई 18-20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। तो मैंने उनको कहा, उनका नाम विपिन है, विपिन वर्मा, तो मैंने उनको कहा विपिन जी आप मेरा ये सारा काम संभालो। तो जीएसटी का और इनकम टैक्स का सारा काम विपिन वर्मा जी संभालते हैं, मॉडल टाउन में उनका अपना सीए फर्म है। तो जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना था तो मैंने विपिन जी को कहा, तो विपिन जी ने अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डाला है मेरे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आज तक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उनका चल रहा है, मेरा नहीं है। तो आप देखिए, आधार के अंदर, पैन के अंदर मेरा अपना मोबाइल नंबर है, लेकिन जब मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे मेरा अपना मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा अपना ईमेल एड्रेस नहीं है। और सर ये मेरे साथ केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। तो सरकार को भी ये बात पता थी कि लोग जो मोबाइल नंबर देंगे या जो उनका सीए जो मोबाइल नंबर डालेगा वो चल रहा होगा यहाँ पे। तो भारत सरकार ने सोचा कि चलो जो पास में हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो भी व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन लेगा, हम उस नए रजिस्ट्रेशन के केस में उसको कहेंगे कि भाई पैन नंबर और ईमेल एड्रेस तो हम लोग वही चलाएंगे जो तुम्हारा पैन में के साथ है, और पैन के साथ कैसे है, जो तुम्हारा आधार के साथ में है। इसी वजह से इन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को यहाँ से हटा दिया और इन्होंने कहा कि आप अपना सिर्फ पैन नंबर दे दें, ओनली गिव योर पैन नंबर। और पैन जो है वो आपका अपडेट, वो जो पैन जो है उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे थ्रू द डाटाबेस विच इज मेंटेन्ड विद सीबीडीटी, और उसके बाद फिर वहाँ से वो जब ऑथेंटिकेट होगा तो सीबीडीटी के पास आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस भी है, वो भी वहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, जिसके ऊपर फिर हम लोग वो ओटीपीज वगैरह भेज के आपका प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने देनी है पैन नंबर के साथ में, वो देना है आपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको ये वाली बात मैंने क्लास के अंदर कई बार बताई, बार बार बताई, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली स्टेट के पास नहीं जाती है। आपकी जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाती है पहले जीएसटी नेटवर्क के पास। जीएसटी नेटवर्क देखता है कि आपने कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी मेंशन करा है, फिर वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, और वहाँ पे उसके बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो फिर आपका सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन एंड सो ऑन। तो अब एट प्रेजेंट ये पोजीशन है कि रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपने दो चीज़ें देनी है, एक आपने पैन बताना है और दूसरा आपने स्टेट या अपना यूनियन टेरिटरी बताना है जहां से आप सप्लाई कर रहे हैं, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। तो पैन और ये सिर्फ दो चीज़ें। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब जो भी पैन होगा वो पैन हम लोग वैलिडेट कर देंगे कि आपने पैन ठीक दिया गलत दिया थ्रू द डाटाबेस विच इज मेंटेन्ड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी ने डाटाबेस मेंटेन किया हुआ, वहाँ से हम लोग बैकएंड पे उसको वेरीफाई कर लेंगे, और साथ में आपका जो सेपरेट वन टाइम पासवर्ड भेज के आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस जो आपने पैन के साथ लिंक करा हुआ है, हम उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। तो जो पहले का सिस्टम था कि हम अलग से आपको मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजेंगे, अलग से ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी भेजेंगे, अब वो सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन नाउ इंटरकनेक्टेड एंड नाउ लिंक्ड विद योर पैन। तो एक तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये बदलाव किया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर पूरे चांसेस हैं कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज में ये वाला पार्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करके जाएगा। एक और चीज़ है, एक रूल नंबर 8(4)A में कुछ इन्होंने चेंजेस करे हैं, बदलाव करा है, इंट्रोडक्शंस हैं,
और वो ये है कि साहब जब आप अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कौन सी तारीख को सबमिट हुई वो कंसिडर करना है, तो कहाँ से कैसे कंसिडर करें कि कौन सी तारीख को आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप सबको याद है कि हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन विद इन 30 डेज सबमिट कर दिया है तो हम लोग कहते हैं कि साहब आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख पे आपकी लायबिलिटी ओरिजिनेट हुई थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 एंड 24। और मान लीजिए अगर आपने विद इन 30 डेज नहीं किया, बियॉन्ड 30 डेज अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करा है, तो फिर आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, वो उस तारीख से लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा जिस तारीख पे वो आपको अलॉट किया गया है। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने देखा कई बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। नाउ इसका मतलब ये है कि हमें ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन सी तारीख पे हमारा एप्लीकेशन सबमिशन माना जा रहा है, क्या वो विद इन 30 डेज फॉल कर रहा है या बियॉन्ड 30 डेज फॉल कर रहा है। उसके लिए रूल नंबर 8(4)(a) है और ये कहता है दैट दिस रूल प्रोवाइड्स द डेट टू बी कंसिडर्ड एज अ सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन द आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन आपने किया और उसके बेसिस के ऊपर आपका एप्लीकेशन कौन सी तारीख को सबमिट हुआ वो कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जहाँ पे एप्लीकेंट ऑप्ट्स फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एंड अंडरगोस ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। अच्छा, ये मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि आधार ऑथेंटिकेशन आप कैसे करते हैं। जैसे ही आप अपना आधार की डिटेल्स डालते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक मेल आता है और उस मेल के अंदर एक लिंक दिया होता है जो ब्लू कलर का लिंक रहता है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ अपनी डिटेल्स डालते हैं, कुछ OTPs आते हैं आपके मोबाइल पे, वो डालते हैं तो आपका आधार और आपका जो जीएसटी का जो प्रोसेस है वो आपस में लिंक होता है, कंप्लीट मान लिया जाता है। तो मान लीजिए आपने या तो उस वो लिंक आया आपके मेल पे, आपने उसे क्लिक नहीं करा, भूल गया आप क्लिक करना, या 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपको वो प्रोसेस करना था आपने वो पूरा नहीं करा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन सबमिट कब हुआ वो कैसे डिटरमिन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वो है कि आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी टेकन टू बी द अर्लियर ऑफ पॉइंट ए द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। और ऑथेंटिकेशन कैसे है वो मैं अभी बताया, फिर से बता रहा हूँ। ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल पर ब्लू कलर का लिंक गिवन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, OTP डालोगे, आपका वो लिंकिंग हो जाता है। तो आपने जिस दिन वो लिंकिंग कर दिया उस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, मान लिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ आपको करना होगा 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मान लो अगर आप 15 दिन में ये नहीं करते तो फिर क्या करें, तो फिर अर्लियर ऑफ में अब दूसरी तारीख आ जाएगी 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ REG01। तो अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपनी उस ब्लू लिंक को क्लिक करके अपनी आधार की डिटेल्स डाल दी, OTPs वगैरह डाल दिए, तो आप जिस दिन आप वो काम कर रहे हैं उस दिन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है, मान लियागा। मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 15 दिन खत्म होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और फिर जिस तारीख पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ वहां से हम लोग चेक करेंगे कि आपका जीएसटी इंप्लीमेंट कौन सी तारीख से करना है, क्या वो विद इन 30 डेज है, बियॉन्ड 30 डेज, और वो सारी बातें एज इट इज चलती रहेंगी। अब आया इसके अंदर एक जो बदलाव है, चेंज है, वो ये उन्होंने ये कहा प्रोविजो इंसर्ट करा। प्रोविजो का मतलब आप समझते हो, प्रोविजो का मतलब कई बार मैंने आपको बताया, प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। बहुत सारे लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं प्रोवाइजो, तो आप इसे चाहे प्रोवाइजो प्रोनाउंस करें या आप इसे प्रोविजो अनाउंस करें, मैं प्रोविजो प्रोनाउंस करता हूं। इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। ये कहता है एन एप्लीकेंट हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। अच्छा, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो मैंने बीच में कुछ वर्ड्स हैं जिनको पहले भी नहीं पढ़ा, अब भी नहीं पढ़ा। ये कौन से वर्ड्स हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट मेंशन अंडर सेक्शन 25(6)(d)
और यहां पे भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट मेंशन अंडर सेक्शन 25(6)(d)। अभी 25(6)(d) आपको याद है तो अच्छी बात नहीं है, तो बता देता हूं। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, जो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं उनके हैं, और उनके इन्वॉइसिंग कैसे होगी उसके बारे में है। आपको क्लास के अंदर भी बताया था, बार बार बताया कि जो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो वो टिकट होता है उस टिकट को ही हम लोग इन्वॉइस मानते हैं और अलग से कोई इन्वॉइस इशू नहीं होता है। तो उसके बारे में बाकी के और कौन कौन से केसेस हैं, एक जीटीए है, जीटीए का जो कंसाइनमेंट नोट है वही हमारा इन्वॉइस बनता है। तो वो सारे जो केसेस हैं वो सेक्शन 25(6)(d) में मेंशन्ड है। तो उन केसेस को छोड़ दें, उनके अलावा बाकी कोई भी एप्लीकेंट जिसने अपना आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करा है, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करा है, लेकिन उसके बावजूद वो आइडेंटिफाई किया जाता है एज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि साहब ये जो व्यक्ति है ये हाई रिस्क कैटेगरी का व्यक्ति है। तो उसको आइडेंटिफाई क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज हाई रिस्क कैटेगरी। अच्छा, अब यहां से मैं चीजों को थोड़ा सा लिंकिंग करके बताता हूं। देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन हो जाने के बावजूद कोई व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी में कैसे आ सकता है, अब उसके तरीका क्या है, बात को समझने की कोशिश करना। हाउ कैन गवर्नमेंट से दैट दिस पर्सन इज अंडर द हाई रिस्क कैटेगरी। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है, लेटर से सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स से ज़्यादा वाला, सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा वाला। और एक बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि जब हम लोग वो टीडीएस में सेक्शन कर रहे थे 194P, तो वहाँ पे 75 साल की कैटेगरी और बना दी थी सरकार ने। तो इन्हीं की बात करते हैं कि एक व्यक्ति है 75 साल से ज़्यादा की उम्र है, 80 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो वो व्यक्ति जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है। अब ये हाई रिस्क कैटेगरी क्यों है, उसके पीछे कारण ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हो सकता है, ऐसा है ये नहीं कहा मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 70, 75, 80 साल की और वो अगर जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है हाई रिस्क कैटेगरी का। अब इसमें रिस्क क्या है यार, जो हमारा देश है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, इंडिया और भारत एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है जी। जब आप हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में भारत बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। तो जब हम लोग अपने इंडिया, अपने भारत, अपने हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये रहता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 70, 75, 80 साल की उम्र में अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे। हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस, जर्मनी की बात करें, वहाँ पे होता है। आप में से कई लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, केंटकी फ्राइड चिकन। तो केंटकी फ्राइड चिकन का जो ओनर है, जो वो कर्नल साहब थे, जो ओनर थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, उन्होंने शायद अपनी 75 या 80 साल की उम्र में KFC का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और फूड चेन बनाई थी। तो भाई वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे आज भी ऐसा होता है कि लोग जो बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, वो अपने नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इंडिया का वो कल्चर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र लेटर से 80 साल की है और वो अपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो डाउट होता है यार ये 80 साल की उम्र में जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों अप्लाई कर रहा है। तो हाई रिस्क कैटेगरी का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपना पैन नंबर अप्लाई करा, हाथों हाथ उसे पैन नंबर मिल गया। और मैंने ठीक कहा, हाथों हाथ उसे पैन नंबर मिल गया। हाथों हाथ पैन नंबर कैसे मिल सकता है? आप भी कहोगे सर पागल बना रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल होता है। सेम डे पैन नंबर मिल जाता है, विद इन 24 आवर्स पैन नंबर मिल जाता है। कैसे? जब आप पैन नंबर के लिए अप्लाई करते हो, पहले तो आप मेजर हो, 18 साल से ज़्यादा की उम्र है आपकी, आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो जैसे ही आप पैन नंबर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वो पूछता है कि भाई आपके पास आधार है, आधार ऑथेंटिकेशन साथ में करना है। आपके तो हाँ जी आधार है, तो आप अपने आधार के डिटेल डाल देते हो। आपके आधार के जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उस मोबाइल के ऊपर OTP आता है, आप वो भी डाल देते हो।
तो विद इन 24 आवर्स आपको पैन नंबर मिल जाता है, अगर आपके पास पैन नंबर अभी तक नहीं है तो। एक बात। दूसरा, तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी अभी हाल फिलहाल में पैन अप्लाई करा। आप ऐसे मान लीजिए कि यार कल तो पैन अप्लाई करे इसने, और कल पैन अप्लाई करके आज जीएसटी अप्लाई कर रहा है। भाई इतनी कौन सी आफत मची है जीएसटी लेने की कि कल पैन अप्लाई करा, पैन आ गया, आज तो जीएसटी भी अप्लाई कर रहा है। तो भाई इतनी कौन सी आफत मची हुई है? तो यहां पे भी थोड़ा सा डाउट रेज हो सकता है। तो भारत सरकार ने ये कहा कि साहब हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं, जो हमारे सो कॉल्ड रोबोस्ट आईटी सिस्टम्स हैं, हम उसके अंदर डाटा एनालिसिस करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के और बाकी तरीकों से हम लोग डाटा एनालिसिस करेंगे, और डाटा एनालिसिस के साथ में कुछ रिस्क पैरामीटर्स हम लोग डालेंगे। अब वो रिस्क पैरामीटर्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं बात को समझाने के लिए। तो डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर भारत सरकार को ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई तू 2 काम और कर, तू 2 काम और कर। मतलब जो तुम नॉर्मली जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो पैन नंबर सबमिट करना है, जो आधार सबमिट करना है, जो सब कुछ करना है वो तो करना ही करना है, उसके ऊपर 2 काम और कर। और ऐसे नहीं कि 2 में से कोई एक करना है, दोनों काम और करो। 2 काम किसके लिए हैं? उस व्यक्ति के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी कैसे पता चलेगा? डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है। जो हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है उसको कहा कि भाई तुम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, 2 काम और करो। कौन कौन से 2 काम? 2 काम कौन कौन से? पहला, आपको अंडरगो करना होगा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स आधार सेंटर पर जाके आपको दोबारा से अपना बायोमेट्रिक करवाना होगा, और साथ साथ में अपनी फोटोग्राफी खिंचवानी होगी, फोटोग्राफी की दोबारा खिंचवानी होगी। तो गवर्नमेंट बेसिकली डबल श्योर होना चाहती है कि भाई कहीं पे कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। नाउ तो क्वेश्चन राइजेस कि गवर्नमेंट यहाँ पे डबल श्योर क्यों होना चाहती है? भाई इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो रजिस्ट्रेशन देने पे? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो जीएसटी एक गुड फेथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इन द सेंस गुड फेथ इन द सेंस कि इसका मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि भाई हमारे जो सारे सिटीजन्स हैं, मैं आप हम लोग सब बड़े ईमानदार हैं और इनके ऊपर भरोसा रखेंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, ये लोग ईमानदार लोग हैं हमारे सिटीजन्स, और हम लोग जो सिस्टम्स बनाएंगे उस सिस्टम्स को ये लोग डिफीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी भारत सरकार का ये भ्रम बहुत जल्दी टूटा। हम लोग ईमानदार नहीं हैं उतने जितना हमारी भारत सरकार सोच रही थी। लाखों लाखों का, करोड़ों करोड़ों रुपए का हम लोगों ने घपला किया। हम लोगों का मतलब ये नहीं कि मैंने और आपने, हम लोगों का मतलब एज अ सोसाइटी एज अ होल की बात करूं मैं। लाखों करोड़ों रुपयों का हम लोगों ने जीएसटी में गबन किया, झूठी कंपनीज बनाई, फेक इनवॉइसेस इशू करे, जिसकी वजह से जो सप्लायर है उसने जीएसटी वाले टैक्सेस इनवॉइस बना के पास ऑन कर दिए, रिसीवर अपना इनपुट क्लेम कर रहा है, यहाँ से सप्लायर ने वो पैसा सरकार के पास जमा नहीं करवाया, दोनों की साझगांठ, दोनों मजे लूट रहे हैं। और ऐसा 1-2 केसेस नहीं, ऐसे कितने ही केसेस आए। पता चला कि कोई स्टूडेंट सीए फाइनल कर रहा है, वो भी ये हरकतें कर रहा है। पता चला कि कोई थोड़ा सा समझदार अकाउंटेंट है, तो वो ये फेक कंपनीज बना रहा है, शेल कंपनीज बना के काम कर रहा है, और हजारों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान भारत सरकार का हुआ। तो भारत सरकार ने कहा कि सोचा कि यार ऐसा कि हम लोग किसी व्यक्ति को फ्रॉड होने के बाद पकड़े और उसको ढूंढते रहें और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाते रहें रिकवरी के लिए, उससे अच्छा ये है कि हम एंट्री लेवल पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाएं। और किसी को भी रजिस्ट्रेशन देना है तो वो इतना मुश्किल कर दें कि, और डबल श्योर करें इस चीज़ को कि कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है किसी गलत व्यक्ति को वो ना मिले। और अगर उस मान लो वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फ्रॉड करता भी है तो उसको पकड़ना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास है, फिंगरप्रिंट्स हमारे पास है, आंखों का स्कैन हमारे पास है, उसके बायोमेट्रिक हमारे पास है, उसको पकड़ सकते हैं। अब एक बार मैंने क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि आंखों का स्कैन से कैसे पकड़ सकते हैं,
और मैंने आपको ये बात बताया था कि दिल्ली में रोड्स के ऊपर जो कैमरास लगे हैं, हालांकि वो ट्रैफिक के लिए हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग कैमरास हैं और इतने हाई एंड कैमरास हैं कि वहाँ पे कोई भी ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ है या अदरवाइज स्कूटर पर है तो उसका चेहरा बहुत साफ सुथरा कैच हो जाता है। और शायद वहीं से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करें कि आंखों का स्कैन करके ये पता लगाए कि क्या वो व्यक्ति जिसने फ्रॉड करा है वो सड़कों के ऊपर घूम रहा है तो कहाँ कहाँ पे घूम रहा है। तो इस लेवल तक का काम होता है, वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत बड़े बड़े देश कर रहे हैं, हम भी वो कर सकते हैं। और इस वजह से बायोमेट्रिक में आंखों का स्कैन भी हो रहा है एंड सो ऑन। तो यहां पे डबल श्योर हो रही है सरकार कि जो भी व्यक्ति को हम रजिस्ट्रेशन दें वो व्यक्ति गलत ना हो, और अगर वो गलत है तो कल को अगर उसे पकड़ना हो तो उसे पकड़ना आसान बनाया जा सके। तो यहां पे इस वजह से कहा कि साहब आप अपना बायोमेट्रिक करवाएं दोबारा से, और दोबारा से अपनी फोटोग्राफ करवाएं। अब फोटोग्राफ किसकी होगी? अगर एक इंडिविजुअल है या कोई सोल प्रोप्राइटर है, जैसे मैं इंडिविजुअल, मैं सोल प्रोप्राइटर, तो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के केस में उस इंडिविजुअल की फोटोग्राफ होगी। लेकिन मान लीजिए इंडिविजुअल नहीं है, आधार नंबर इंडिविजुअल को ही मिलता है, आधार नंबर नॉन इंडिविजुअल का तो होता नहीं है, किसी कंपनी का आधार नंबर तो होता नहीं है, लेकिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का तो हो सकता है, उसको पकड़ो। पार्टनरशिप फर्म का आधार नंबर नहीं है लेकिन पार्टनर का तो है, उसको पकड़ो। ट्रस्ट का आधार नंबर नहीं है लेकिन ट्रस्टी का है, उसको पकड़ो। तो भारत सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर किसी कंपनी का हो रहा है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है, अगर किसी ट्रस्ट का हो रहा है, जिस भी और एंटिटी का हो रहा है, उसका जो मेन व्यक्ति है जो उसके डे टू डे अफेयर्स को रन कर रहा है, हम उसको बोलेंगे कि तुम अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाओ और अपनी फोटो करवाओ। तो यहाँ पे एप्लीकेंट नोटिफाइड अंडर 25(6)(c), 25(6)(c) में यही सारे लोग हैं जो मैंने अभी बोले आपके लिए, उनकी फोटोग्राफ होगी। जैसे कि कर्ता एचएफ के केस में, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, और ऐसे ही बाकी के सारे लोग, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टीज एंड सो ऑन, एटसेट्रा एटसेट्रा मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इन लोगों की फोटोग्राफी होगी। तो ये जो सेक्शन 484A है उसके अंदर ये नया प्रोविजो इंसर्ट हुआ कि जहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए सरकार ने कहा कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको 2 काम और करने होंगे। ये 2 काम किसको करने हैं? उसको करने हैं जो व्यक्ति, जो एप्लीकेंट हाई रिस्क कैटेगरी का है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क कैटेगरी का है? डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। ये डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया। अब क्वेश्चन फिर यहाँ पे आया कि साहब ये जो प्रोविजो है ये वाला, जहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा काम और करने अपना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ये क्या पूरे हिंदुस्तान में सबके साथ होगा? तो यहाँ पे सरकार ने कहा नहीं, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए हम ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं सिर्फ गुजरात के स्टेट में, बाकी और कहीं नहीं। अच्छा एक काम करता है, मैं ना वो गुजरात वाली बात पे जाता हूँ, उससे पहले ये पूरा पढ़ देता हूँ मैं। प्रोविजो, एन एप्लीकेंट, कोई भी एक एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अदर देन 25(6)(d), दैट इज GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स एंड सो ऑन, हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवा रहा है और उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर कि ये हाई रिस्क कैटेगरी का व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति को कहा कि भाई तू 2 काम अपने और कर। कहाँ पे करने हैं 2 काम? एट द फैसिलिटेशन सेंटर्स विच आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो जीएसटी कमिश्नर जो फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाई करेगा, अब कब होगा नोटिफाई, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि आधार सेंटर्स जो हैं वही होंगे। इनको कहा कि साहब आप 2 काम और करो। कौन से 2 काम करो? बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक बार दोबारा करवाओ और अपनी फोटोग्राफ दोबारा करवाओ। फोटोग्राफ किसकी होगी? इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी होगी, और अगर कोई और एंटिटी है तो फिर कर्ता, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, उन सबकी होगी। दिस हैज टू बी डन
along with the verification of original copy of documents uploaded with the applicant in form number GST REG01। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नॉर्मल प्रोसीजर सबका तो एज इट इज चलता रहेगा, जो चल रहा था वो चलता रहेगा, उसके साथ साथ में दो काम और करने हैं। तो यू हैव टू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ कंप्लीमेंट्री टू योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं और उसके साथ साथ में आपको दो स्टेप्स और लेने हैं, आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और साथ साथ में फोटोग्राफ। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब ये किसको करना है? अब ये वाला जो रूल है, ये रूल किसके लिए है? ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन किसके लिए है? उसके लिए उन्होंने रूल नंबर 84B के अंदर कहा, ये नया आया है, इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ऑब्वियसली बात है, यही होता है, सारे कानून जो है जीएसटी काउंसिल बनाता है, काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है, रिकमेंड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन निकालती है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल shall issue a notification specifying the state or the union territories where the proviso shall not apply। कहां पर अप्लाई नहीं होगा, कौन से स्टेट कौन से यूनियन टेरिटरी में ये दो काम और नहीं करने होंगे। हाई रिस्क कैटेगरी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं होगा ये जीएसटी काउंसिल बताएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन निकालेगा। अब कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इन्होंने कहा नोटिफिकेशन दिया 5/2023 जो कि मार्च 23 का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर कहा कि रूल 84A का जो प्रोविजो है, दैट मीन्स वही हाई रिस्क कैटेगरी वाला, इट विल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो हिंदुस्तान में जितने स्टेट जितने यूनियन टेरिटरीज हैं किसी में भी अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैं ये बोल दूं, क्या मैं ये बोल दूं कि जो हाई रिस्क कैटेगरी वाला कंसेप्ट है, ये हाई रिस्क वाला कैटेगरी वाला कंसेप्ट अप्लाई कहां पे होगा? अप्लाइज ओनली टू गुजरात। क्या मैं ऐसे बोल दूं इस बात को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब आती है यहां पे बात, सर ऐसा क्यों, गुजरात में ही क्यों, बाकियों में क्यों नहीं? तो इसके दो तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। एक डिप्लोमेसी, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी, वो ये है कि जवाब दे रहा हूं मैं डिप्लोमेसी से कि यार ऐसा है कि भारत सरकार ने ना अभी ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। भारत सरकार सोच रही है कि पूरे हिंदुस्तान में लगाए, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी थी, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कहीं से तो शुरुआत करनी थी। इस वजह से इन्होंने गुजरात से शुरुआत करी। अच्छा, गुजरात से क्यों शुरुआत करी? इसलिए गुजरात से शुरुआत करी क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी और उनके डिप्टी जो हैं अमित शाह साहब, ये गुजरात से हैं। तो इन्होंने कहा यार जब एक्सपेरिमेंट करनी है तो मेरी स्टेट से करो ना, इस वजह से गुजरात। तो ये हो गया डिप्लोमेसी। अब आते हैं हकीकत पे। पिछले 6-7 सालों से जब से ये जीएसटी चल रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रॉड्स जो हमें पता चले हैं वो गुजरात से पता चले हैं। आए दिन हमें नए से नए तरीके पता चलते रहे हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। तो उस बात को अगर ध्यान रखा जाए तो हाई रिस्क कैटेगरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा गुजरात स्टेट से निकल के आ सकती हैं। इस वजह से भारत सरकार ने कहा कि यार अभी गुजरात पे करते हैं क्योंकि हाई रिस्क कैटेगरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर ही हैं। तो ये बात को सामने रखने का एक और तरीका है। अब आपको जो सा तरीका पसंद आया हो वो तरीका आप अपने मन में बिठा लो। आपको डिप्लोमेसी वाली बात पसंद आई वैसे कर लो, हकीकत वाली बात सब पसंद आई वैसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। पर मोटी मोटी बात यह है कि आज की डेट में ये कंसेप्ट जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ये सिर्फ गुजरात के लिए है, बाकी और किसी स्टेट के लिए नहीं है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे वहाँ पे सब जगह रूल नंबर 84A जो अभी भी डिस्कस करा हम लोगों ने उसका जिक्र आता रहेगा। जैसे रूल नंबर 5 सब रूल नंबर 5 सॉरी रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था
कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एज पर रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4 एन एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इन फॉर्म नंबर RAG02। तो जहां पे पहले 84 लिखा हुआ था, अब इन्होंने 84 के साथ में 84A भी ऐड कर दिया है। 84A 8 सब रूल 4A रिलेट करता है किससे? हाई रिस्क कैटेगरी गुजरात। बस इतना ध्यान रखिएगा, हाई रिस्क कैटेगरी गुजरात। तो हाई रिस्क कैटेगरी गुजरात वालों के लिए भी और बाकी केसेस में भी एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा REG02 में। आपको ये बात अच्छे से पता ही है। समथिंग विच इज नॉट वेरी रेलेवेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रूल नंबर 8 4A को आपने स्किप नहीं करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 9 पे जाते हैं। रूल नंबर 9 जो है वो बेसिकली जो GST का ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट है, उसके रोल के बारे में बात करता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये बताता है कि अगर एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है तो सुपरिटेंडेंट साहब क्या करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ कमी है, तो सुपरिटेंडेंट साहब क्या करेंगे। उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख के दिया है यहाँ पे कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी गई है, अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया, हाई रिस्क पैरामीटर्स भी आपके कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया, तो आपका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सबमिट कर दिया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस प्रोविजो इन्होंने बनाए हुए हैं, और प्रोविजो में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता है या उसने ऑप्ट नहीं करा है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट होगा सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में आपको याद है, रूल नंबर 25 हम लोगों ने करा था। रूल नंबर 25 में फिजिकल वेरिफिकेशन, उसका प्रॉपर प्रोसेस, फोटो खींचना, रिपोर्ट बनाना, अपलोड करना, वो सारी बातें बताई हुई हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन का फिर एक और सब्स्टिट्यूट आया था EKYC, वो भी आपके साथ में क्लास में डिस्कस किया हुआ है, दोबारा नहीं कर रहा मैं। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि साहब अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो 7 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक्सेप्शन केसेस हैं, किसी ने आधार ऑथेंटिकेशन करा ही नहीं या ऑप्ट नहीं करा है, तो फिर जो हमारे ये सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनके पास ये पूरी की पूरी पावर है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें रूल नंबर 25 के हिसाब से। अब इसके अंदर नया पॉइंट ऐड हो गया, इसके अंदर नया पॉइंट ये ऐड हो गया कि अगर एक व्यक्ति को अपना ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एज पर रूल 8 4A उसने करा है, और जो GST पोर्टल है उसके बेसिस पे ये पता चला कि जब उसका डाटा एनालिसिस हुआ, जब उसका रिस्क पैरामीटर्स देखा गया, तो पता चला कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, तो फिर हाई रिस्क कैटेगरी वाले व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस किया जाएगा। तो हाई रिस्क कैटेगरी से रिलेटेड 2-3 अमेंडमेंट्स अलग अलग जगहों पे हुए हैं। तो एक तो ये आ गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, लेकिन अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके साथ साथ में मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, डेफिशिएंसी है, रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 2, तो उस केस में क्या होगा, आपको GST REG03 में बता दिया जाएगा 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, और फिर आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर REG04 के अंदर बताना है, रिप्लाई करना है उस नोटिस का। अगर उसके बाद अब सुपरिटेंडेंट साहब को लगता है कि साहब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, तो 5 नंबर फॉर्म में वो रिजेक्ट कर देगा, और रजिस्ट्रेशन देना है तो 6 नंबर फॉर्म में वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। ये सारी बातें क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। नाउ डेफिशिएंसी वाले केस में भी, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है, वहाँ पे भी हम लोग यही बात करते हैं कि साहब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, जिसको मैं PPOB भी बोलता हूँ। अगेन यहाँ पे भी रूल नंबर 25 लगेगा। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही बात बोली कि अगर कोई हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, अगर कोई हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, तो उस व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो ये बदलाव जो गुजरात वाला जो है, हाई रिस्क कैटेगरी वाला जो बदलाव है, गुजरात वाला जो बदलाव है, इसकी वजह से स्पिल ओवर, इसकी वजह से स्पिल ओवर अमेंडमेंट जो हैं वो और कहाँ पे हुए, रूल नंबर 9 के अंदर हुआ, और उससे पहले रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 5 के अंदर हुआ, रूल नंबर 9 के अंदर हुआ, और रूल नंबर 9 में दोनों जगह पे, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है वहाँ पे भी, और जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की डिफिशिएंसी है वहाँ पे भी, दोनों में हुआ।
और उसके अलावा इसी बात का अमेंडमेंट रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 के अंदर भी हुआ, जहां पे हम लोग बात करते हैं डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 30 डेज का या 7 डेज का, अगर हमारे सुपरिटेंडेंट ने 30 डेज या 7 डेज के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो वहां पर भी बदलाव हुआ, अगेन स्पिल ओवर है इसका। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं कि साहब द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है ऐसा मान लिया जाएगा, डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हैं यहां पे, मान लिया जाएगा इफ द प्रॉपर ऑफिसर दैट इज सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं हैज फेल्ड टू टेक एक्शन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अच्छा, अगर आप मेरे बुक में देखेंगे ना तो ये जो रूल नंबर 9(5) है उसमें टेबल गिवन है जिसमें 3 रोज हैं। तो पहली रो में तो ये लिखा हुआ है विद इन 30 डेज वाला कंसेप्ट, उसके नीचे एक रो और है जहां पे विद इन 7 डेज की बात हो रही है, एक तीसरी रो और है वहां पे भी विद इन 7 डेज की बात हो रही है। अब मैंने वो 2 रोज यहाँ पे जानबूझ के नहीं डाले, मेरे को लगा कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ 30 डेज वाली ही यहाँ पे बात करी है, 7 डेज वाली मैंने बात नहीं करी है क्योंकि उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं था। तो अगर आपका सुपरिटेंडेंट 30 दिन के अंदर अंदर एक्शन नहीं ले रहा है, 30 दिन कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर ऐसे केस में 30 दिन मतलब कौन सा वो वाला, वेयर द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमिसेस। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया और वो सब कुछ हो गया एंड देन, तो ऐसे केस में जहाँ पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और उसका वो डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई किया गया कि ये हाई रिस्क कैटेगरी का व्यक्ति है, तो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमारे सुपरिटेंडेंट आपने कोई फैसला नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। तो ये सारी बातें हैं। और फिर आपको ये बात भी याद है कि क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीमिंग प्रोविजन तो है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीएसटी नंबर क्या है। तो जो जीएसटी नंबर है वो क्या है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस अपनी क्लास के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपका जीएसटी नंबर क्या होगा। जो भी आपका पहले स्टेट कोड होगा, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का 07 है, फिर आपके 10 डिजिट के पैन नंबर होंगे, फिर यहाँ पे अगर आपने एक ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ZX के बारे में बात होती है, तो ये वाले जो 2 हैं, इनफैक्ट लास्ट के 2 की बात ना करें, ये जो 2 हैं ये आपकी एंटिटी का कोडिंग है 1Z, और फिर X जो है वो लास्ट में सब करेक्टर है। वो सारी बातें क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई हैं, तो काफ़ी हद तक ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में क्लास के अंदर डिस्कस ऑलरेडी की जा चुकी हैं। सो अब आपको ये एक बात ये समझ आई कि डाटा एनालिसिस और हाई रिस्क जो रिस्क पैरामीटर्स की वजह से जो हाई रिस्क कैटेगरीज हैं उसको इंट्रोड्यूस करके इन्होंने कहाँ पे उससे रिलेटेड बदलाव करे हैं। तो एक बार अगर मैं सारी चीज़ों को फटाफट अगर मैं समराइज कर दूं कि हाई रिस्क कैटेगरीज के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड द रिस्क पैरामीटर्स, और उनको कहा जाएगा कि आप 2 काम और एक्स्ट्रा करेंगे, बायोमेट्रिक आधार एक बार दोबारा से करवाएंगे और अपनी फोटोग्राफ करवाएंगे, साथ साथ में उनका फिजिकल वेरिफिकेशन को भी कंपलसरी किया गया। और ये सिर्फ अभी एज ऑफ नाउ गुजरात स्टेट में है। डिप्लोमेसी की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट है, नया है, इस वजह से सिर्फ एक स्टेट है, आस्ता आस्ता बाकी स्टेट्स में रहेगा। और अगर हकीकत की बात करें तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स रिसेंट पास में निकल के आए हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि साहब अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है और तो भी, और अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो भी वहाँ पे भी हाई रिस्क कैटेगरीज में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। देन हमने 9(5) की बात करी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 30 डेज का टाइम पीरियड है जहाँ पे वो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी है, और वो सब कुछ नहीं किया जाता है तो मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। ठीक, ये था रजिस्ट्रेशन में जो बदलाव आया। एक और जो चेंज इन्होंने किया है
बदलाव किया है वो ये है, अगेन आपको बता देता हूँ, जो मैं अब यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू TDS एंड TCS। ये TDS और TCS का जो कंसेप्ट है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, दिस इज नॉट इन सिलेबस ऑफ CA, लेकिन CS के सिलेबस में है, CMA के सिलेबस में है, BCom के सिलेबस में है। BCom मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं जो BCom कर रहे हैं अलॉन्ग विद सम अदर कोर्सेज और नॉट। तो जो CA के सिलेबस का पार्ट नहीं है TDS और TCS, लेकिन BCom, CS और CMA के सिलेबस का पार्ट है, और मैंने क्लास में इनको डिटेल में पढ़ाया भी है। सेक्शन नंबर 51, 52 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिनको अपना TDS या TCS करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है, उनके लिए मैंने आपको बताया भी था कि इनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो है सो है, उसके अलावा एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन और लेना है। इसके बारे में चर्चा मैंने आपके साथ करी है। और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इनको जो फॉर्म नंबर सबमिट करना होता है वो है GST-REG-07। ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। और इसके साथ साथ में हमने सारी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करी थी, और मैंने ये भी बताया था कि अगर इनका पैन नंबर नहीं है, इनकम टैक्स पैन नंबर नहीं है, तो भी इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वो मिलेगा फिर टैन नंबर के बेसिस के ऊपर। वो टैन नंबर क्या होता है, व्हाट इज टैन, उसका डिस्कशन मैंने आपके साथ इनकम टैक्स में TDS के चैप्टर में डिटेल में करा था कि टैन नंबर क्या होता है और कैसे। और फिर यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस करा था कि 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर्म नंबर REG-06 में। नाउ अब प्रॉब्लम क्या थी, मुद्दा क्या था और अमेंडमेंट कहाँ पे है। मुद्दा ये था कि जिन लोगों को TDS या TCS का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और बाद में अगर वो खुद से चाहते हैं, अगर वो खुद से चाहते हैं कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, TDS और TCS का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि जहाँ पे वो अथॉरिटीज़ को राइट करें, मेंशन करें, एप्लीकेशन लिखें, या कोई सिस्टम ऐसा चलाए जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करें कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। याद करो, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। सेक्शन 29 जो हम लोग करते हैं वहाँ 2 चीज़ें आती हैं कि साहब या तो आप अपना एप्लीकेशन दे दो, या अगर प्रोप्राइटर की डेथ होगी तो प्रोप्राइटर के घर वाले एप्लीकेशन दे दें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए, और अगर नहीं तो सू मोटो बेसिस पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती हैं, जिसके लिए हमने वो रूल नंबर भी पढ़ा और साथ में सेक्शन 29(2) भी हमने पढ़ा। वो सब कुछ तो था नॉर्मल GST का कैंसिलेशन के लिए। TDS और TCS में रजिस्ट्रेशन आपका अलग होता है, और उसके लिए अगर आपने अलग जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर आपने उसको कैंसिल करवाना है तो देयर वाज नो मैकेनिज्म where you could have given the application for the cancellation, but now thankfully a mechanism has been introduced, और उसी के से रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट है पॉइंट नंबर E में। द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड पॉइंट A ऑन द रिक्वेस्ट विच इज मेड इन राइटिंग बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो रेड कलर से लाइन लिखी है, दिस इज द लेटेस्ट इंसर्शन, लेटेस्ट अमेंडमेंट। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कानून के अंदर। एंड देन रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर नोटिस इंक्वायरी हियरिंग द रजिस्टर्ड पर्सन। When the proper officer is satisfied that the registered person is no longer liable to do TDS or TCS, and such cancellation shall be communicated to the said person in form number REG-08। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि साथ साथ में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसे कैंसिलेशन करने के टाइम पे रूल नंबर 22 का सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और आपको याद है प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है सारा डिटेल में कि कैंसिलेशन से पहले सस्पेंशन और वो सारी बातें बहुत डिटेल में क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, हम लोगों ने लिखा हुआ है आप लोगों ने सब कुछ। तो एक ये बदलाव आया। अगेन ये जो बदलाव है नॉट इन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग CA बट वेरी मच रेलिवेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग CS, CMA or for that matter BCom honors from Delhi University. Again I'm emphasizing
on Delhi University because I have large number of students of Delhi University doing GST from me. GST एंड कस्टम्स में भी चेंज है, कस्टम्स वैल्यूएशन में चेंज हुआ है. चलिए आगे की बात देखते हैं यहाँ से. दिस इज न्यू इंसर्शन, बिल्कुल नया कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ है नोटिफिकेशन के जरिए. ये है specified persons to follow special procedure for the revocation of cancellation of registration, notification number 3 of the year 2023. मैं इसे थोड़ा लाइट कलर में कर देता हूँ, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है. लाइट कलर कर रहा हूँ, ब्लू कलर से चल जाएगा? हाँ चल जाएगा काम. तो जी ये रहा हमारे पास. अब ये क्या कहता है, बात को ज़रा ध्यान से सुनना. आप सबको याद है हम लोगों ने रिवोकेशन के बारे में बात करी थी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उससे पहले सस्पेंड था, फिर कैंसिलेशन हुआ, तो उसके बाद आप 30 डेज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो. और फिर आपको याद है मई एग्जामिनेशन के लिए, शायद मई था या उससे पहले वाले एग्ज़ाम के लिए अमेंडमेंट था कि 30 डेज़ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर पीरियड ऑफ 30 डेज़ by AC, DC, AC is Assistant Commissioner and Deputy Commissioner, and then again by 30 days. तो 30 + 30 + 30 की बात हम लोग कर रहे थे. तो अब बात यह है कि मान लो 30 + 30 + 30 के बाद भी कोई बंदा ऐसा है जिसने अपना रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया. मोटी बात करें, 30 डेज तक अगर उसने अपना रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, 30 डेज निकल गया, अब क्या वो रेवोकेशन करवा सकता है या नहीं करवा सकता? तो एक विंडो, एक टाइम पीरियड, एक विंडो इन्होंने खोला और उसके अंदर कहा कि साहब इस विंडो के अंदर, विंडो इज टाइम पीरियड का एक विंडो है. इस विंडो के अंदर अगर एक व्यक्ति अपने एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन जो हुआ उसको हम लोग रिवोक कर सकते हैं. और वो क्या विंडो है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है. ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है आपने. The registered person whose registration has been cancelled under section 29(2)(b), 29(2)(c) on or before दिसंबर 2022. तो 31 दिसंबर 2022 तक जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, और जिसने अपना रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था, who failed to apply for the revocation of cancellation of such registration within the period of 30 days, then he has to follow a special procedure for the revocation of cancellation of such registration. तो 30 डेज का टाइम पीरियड निकल गया, आपका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 22 तक से पहले कैंसिल हो चुका था या दिसंबर 22 में कैंसिल हुआ था, 31 दिसंबर 22 तक कैंसिल हुआ था, 30 डेज का टाइम पीरियड निकल गया, आपने एप्लीकेशन नहीं दिया. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी आप रिवोकेशन ऑफ योर कैंसिलेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है रिवर्स कर देना, रिवोक कर देना, उल्टा कर देना. आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा आपको, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? द रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन अप टू जून 2023. तो आप एप्लीकेशन दे सकते थे जून 2023 तक. अभी जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सितंबर मिड में हूँ, तो सितंबर 2023 में हूँ मैं इस समय. पर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल है नहीं. जून तक पॉसिबल था, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछ ले, चांसेस थोड़े से ब्लीक है बट स्टिल. तो 30 जून 2023 तक एप्लीकेशन दो, 30 जून 2023 तक एप्लीकेशन दो. और साथ साथ में जो आपकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं सिर्फ तब जब आपने अपनी सारी ड्यू रिटर्न्स सबमिशन करी है. जितनी भी आपकी रिटर्न्स पेंडिंग थी वो सारी की सारी रिटर्न्स आपने सबमिट करी हैं. कब तक? इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन तक. आपका जीएसटी जिस तारीख तक कैंसिल हुआ, जिस तारीख तक आपका वो कैंसिलेशन इफेक्टिव हुआ, उस तारीख तक की आपकी जितनी भी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स हैं वो सारी की सारी आप सबमिट करें. और आपको ये बात अच्छे से पता है, एवरी स्टूडेंट नोज दिस थिंग, कि रिटर्न आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते जब अब तक आप अपना जीएसटी के टैक्सेस पे नहीं करते. तो आप अपने जीएसटी के सारे टैक्सेस पे करें, उन टैक्सेस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज हुआ है वो पे करें, साथ साथ में अपनी लेट फीस पे करें जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड. तो आप अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं
आप अपनी सारी रिटर्न्स जो पेंडिंग है वो सबमिट करते हैं, तब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर द रिवोकेशन। और जो भी रिवोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो कब तक कर सकते हैं, 30 जून 2023 तक कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये कहा कि 30 जून का जो टाइम पीरियड है उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, और जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं होगा, और एप्लीकेशन भी आप सबमिट नहीं कर पाएंगे फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा नहीं, आप लोग भी जानते हैं उसको। वो व्यक्ति जो था उसने बहुत टाइम से अपने कस्टमर से, ग्राहकों से जीएसटी चार्ज करा, और जीएसटी चार्ज करते हुए जीएसटी का पैसा अपने पास रखता रहा, और ना उसने अपने रिटर्न सबमिशंस करी ना कुछ। तो आपको ये बात पता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते तो सुओ मोटो बेसिस के ऊपर जो हमारा ऑफिसर है वो कैंसिलेशन कर देता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का, जीएसटी का। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसका जीएसटी कैंसिल हो गया। अब जीएसटी कैंसिल हुआ तो मेरे को भी किसी सूत्रों से पता चला कि उसका जीएसटी कैंसिल हो गया। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा कि भाई ये जून तक का टाइम पीरियड है, करवा लो यार, क्यों पंगा लेते हो सरकार से। कई लोग होते हैं ना अपने बड़े चोट में होता है, देखी जाएगी जो होगा सो होगा। तो फिर मेरे को पता चला कि अगस्त के महीने में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर डिमांड आई 2.5 करोड़ रुपए की। 2.5 करोड़ का जीएसटी का उनका अमाउंट बना, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी सब कुछ कर आके तो 2.5 करोड़ का डिमांड थी कि भी आपको वो पे करना है। बट फिर पता चला कि उन्होंने किसी तरीके से साठगांठ कर आके 2.5 करोड़ का जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करवा के 50-60 लाख रुपए के अंदर केस को रफा दफा करा। बट देन टेंशन तो अननेसेसरी हुई ना। तो एक मौका था, सबके पास था ये मौका जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अब तो ये मौका भी निकल गया है, जून तक का ये मौका था। तो समथिंग जो कि मेरे को लगता है कि शायद एग्जामिनर एमसीक्यूज में इसको पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज और तो कहीं पे इसके बारे में आएगा नहीं। तो ये था, इसमें एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में ये है कि भाई जब हम लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जीएसटी कैंसिल हो गया है और वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति को हम लोग और कंसिडर भी करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने रिवोकेशन अप्लाई नहीं करा, वो फेल हो गया, उसके अंदर हम लोग उस कैटेगरी के अंदर उन लोगों को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे जिनकी अपील पेंडिंग चल रही थी इन मुद्दों के ऊपर। अब ये जो अपील वाला पॉइंट है ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये बिल्कुल भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके तो फुल स्टॉप लगाओगे ना यार, कहाँ तक कितना कुछ करते रहोगे। तो बेटर टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर, ड्रॉ अ लाइन दैट बियॉन्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस। तो बस वही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। तो यहाँ जाके अल्टीमेटली हम लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो अमेंडमेंट्स हैं वो कंप्लीट करे हैं।